नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने संविधान के भाग पढ़ लिए, संविधान की अनुसूचियां पढ़ ली। ठीक है, देखा था हमने कि संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। संविधान के भाग जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि किस भाग के साथ कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, क्या उसका विषय है, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि संविधान का भाग प्रथम जो है वो अब डिटेल से अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सारे भाग, जितने संविधान के 22 भाग हैं, वो पूरे के पूरे 22 भाग हम डिटेल से अध्ययन करेंगे यहाँ पे, पूरे 22 भाग। तो संविधान का पहला भाग आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का पहला भाग जो है वो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान के पहले भाग में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो जैसे 22 भाग हैं, उनके कौन कौन से आर्टिकल है, कौन कौन से विषय हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज से हम इनका डिटेल में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 1। अब जाहिर सी बात है कि संविधान की शुरुआत भाग 1 से हो रही है, पहला भाग है इसका, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होगा। इसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई गई होंगी संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो इसलिए ये पहला भाग है। अनुच्छेद प्रथम, पहला अनुच्छेद, पहला आर्टिकल भारतीय संविधान का ये कहता है कि इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें यह है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। ये बात अनुच्छेद प्रथम में कही गई है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि एक यूनियन है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसमें दो बातें पता चलती है हमें पहले अनुच्छेद से। इसमें लिखा है ना कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ कौन है? भारत। भारत एक संघ है। तो दो बातें पता चलती है हमें कि देश का नाम क्या है, देश का नाम, और दूसरा है पता चलता है कि राज्य पद्धति का प्रकार क्या है। यहाँ पे कौन सी राज्य पद्धति है, कैसी राज्य पद्धति, कैसी शासन पद्धति है भारत में। पहली बात तो पता चलती है कि देश का नाम क्या है। देश का नाम मतलब संघ का नाम। इसमें लिखा है कि संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र भारत राज्यों का संघ होगा, यानी देश का नाम जो है वो भारत है। वैसे तो हमारे देश को कई नाम से जाना जाता है, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, पर इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत देश का नाम जो है वो भारत है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में कहा है कि भारत लिखा जाएगा, अब से इंग्लिश में भी भारत लिखा जाएगा, इंडिया नहीं लिखा जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है। आज़ादी के इतने साल बाद संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसका नाम भारत है। बहुत ही अच्छी बात है ये। तो दो बातें हमें पता चली थी कि देश का नाम क्या है, भारत, राज्य पद्धति का प्रकार क्या है, कैसी राज्य पद्धति है, यूनियन है, राज्यों का संघ है भारत। और इसमें पता चलता है कि भारत का राज्य क्षेत्र, देखा ना यहाँ पे कि संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र, कि संघ का राज्य क्षेत्र यानी भारत का राज्य क्षेत्र। अब भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है? भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भारत में राज्य हैं, पूरी जो भारत की टेरिटरी बाउंड्री, उसके अंदर जितने भी राज्य हैं भारत के, वो भारत के राज्य, सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र, ये सब भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं। राज्य क्षेत्र में कौन कौन आता है दोबारा देख लो। सभी राज्य, जितने राज्य भारत में हैं वो सब राज्य भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र। अन्य अधिग्रहित क्षेत्र का क्या मतलब है? वो क्षेत्र जो आज़ादी के समय भारत के साथ नहीं थे, लेकिन बाद में वो भारत के साथ आ गए, भारत ने उनको अधिग्रहित कर लिया, ऐसे क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है। ठीक है। अभी यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन ये शासन करने की पद्धति होती है। कहीं पे एकात्मक शासन पद्धति होती है, इसको यूनिटरी पद्धति कहा जाता है। भारत में जैसे भारत एक राज्यों का संघ है। अमेरिका फेडरल है, फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ पे शासन पद्धति की। एक परिसंघात्मक होता है। तो ये जो यूनिटरी होती है, एकात्मक शासन, उस एकात्मक शासन में केंद्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होती है, जो कुछ होता है वहाँ पे केंद्र ही होता है। जैसे कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन पद्धति है, वहाँ पे केंद्र की ही चलती है सबसे ज़्यादा। भारत है तो भारत
राज्यों का संघ है, यूनियन है। यहाँ पे केंद्र शक्तिशाली है पर राज्यों के पास भी अधिकार है, कुछ अधिकार राज्यों के पास। वैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ विषय केंद्र के पास हैं, कुछ विषय राज्यों के पास होते हैं, ठीक है। और फेडरल जो है वो अमेरिकन पद्धति है, अमेरिकन फेडरल है। फेडरल में क्या होता है कि राज्य भी होते हैं और केंद्र भी होता है, ठीक है। और परिसंघात्मक पद्धति ऑस्ट्रेलिया की है, वहाँ पे राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं ना कि केंद्र। परिसंघात्मक शासन पद्धति में केंद्र की बजाय राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो वहाँ पे जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो भी राज्यों के पास होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान में क्या लिखा है, कि भारत एक यूनियन है या भारत एक फेडरल है। ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्शन में आता है कि आपके पास कि भारत एक यूनियन है या भारत एक फेडरल है। तो भारत फेडरल नहीं है, भारत यूनियन है, राज्यों का संघ है। फेडरल शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। नोट लगा के मैंने आगे लिखा भी है कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब क्या है, देखो कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भारत में राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण नहीं किया है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण नहीं किया था, बल्कि संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। संघ ने राज्यों का निर्माण किया है और अन्य राज्य भी बना सकता है संघ, हम आगे पढ़ेंगे अभी। अमेरिका कहता है, अमेरिका का संविधान है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अमेरिका में 50 स्टेट हैं, तो उन 50 स्टेट ने आपस में मिलकर संघ का निर्माण किया था, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघ ने राज्यों का निर्माण किया है, जबकि अमेरिका में उन राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया था, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है, मतलब किसके पास यह अधिकार, संसद के पास अधिकार है। क्या अधिकार है, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। दोबारा देखो, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है कौन, भारत की संसद। ये भारत की संसद के पास अधिकार है कि किसी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। संघ, ये किसकी बात हो रही है, नए राज्य को संघ में शामिल करना, मतलब कोई भारत के संघ के बाहर का राज्य है, उस बाहरी राज्य को संघ में शामिल करने का अधिकार है भारत की संसद के पास। और ये अधिकार किसने दिया है, ये अधिकार मिला है आर्टिकल 2 से। अनुच्छेद 2 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि उसके पास इतनी शक्ति है कि वो किसी बाहरी राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है, उसको भारत के संघ में शामिल करेगी और नए राज्य की स्थापना करेगी। ये शक्तियां संसद के पास हैं। यह भारत से बाहर के राज्यों के लिए, जो राज्य भारत का हिस्सा नहीं थे किसी समय पे, लेकिन फिर वो भारत के हिस्से बन गए, भारत का भाग बन गए, तो ये अधिकार संसद के पास है। अब कौन कौन से जैसे पुडुचेरी पहले फ्रांस का अधिकार था पुडुचेरी के ऊपर, फिर 1954 में ये भारत का हिस्सा बन गया था, भारत का भाग बन गया था। फिर है गोवा पे पुर्तगाल का शासन था, पुर्तगाल 1961 में हमने इसको भारत में मिला लिया। और सिक्किम में चोंग्याल वहाँ पे राजा हुआ करते थे, उस राजा को चोंग्याल कहा जाता था सिक्किम में, और सिक्किम को 1975 में भारत में मिला लिया गया था। तो ये अधिकार अनुच्छेद 2 भारत को देता है, भारत की संसद को देता है कि संसद के पास इतना अधिकार है कि नए राज्यों को, बाहरी राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है और नए राज्य की स्थापना कर सकती है। देख लिया। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 3, क्योंकि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, 4 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधान। यहाँ भी यही था कि नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकता है, मतलब ये बाहरी राज्य के लिए था। ये जो है ये उनके लिए है जो ऑलरेडी भारत के स्टेट हैं, भारत का भाग हैं। ऐसे राज्यों के, नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधान है, ये शक्तियां भी संसद के पास हैं।
कि संसद ही ये कार्य कर सकती है। कौन कौन से कार्य? कि एक या अधिक राज्यों के कुछ भागों को अलग कर नए राज्य का निर्माण। क्या कहती है? कि एक या अधिक राज्यों के कुछ भाग को अलग कर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अब जैसे एक राज्य है, काफी बड़ा राज्य, प्रशासन की दृष्टि से वहां पे अगर संसद को ऐसा लगता है कि इसके 2 भाग होने चाहिए या 3 भाग होने चाहिए, या फिर 2 राज्यों के किसी एक क्षेत्र को तोड़ के कि ये अलग राज्य बना दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 राज्य हैं, उनके बीच एक कोई बफर स्टेट बना देता है और ये कहते हैं कि ये एक अलग नया राज्य बनेगा। एक या अधिक राज्यों के कुछ भाग को अलग कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये कौन कर सकती है? संसद। भारतीय संसद के पास अधिकार है अनुच्छेद 3 के अनुसार। और ये कौन से राज्य हैं? जो भारत में ऑलरेडी शामिल हैं, बाहरी राज्य नहीं है ये। फिर एक दूसरा है, किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो कौन करेगा? भारत की संसद। किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो कौन करेगा? भारत की संसद। और राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो भी भारत की संसद परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में। ऐसा अधिकार भारत की संसद को अनुच्छेद 3 से मिलता है। अनुच्छेद 3 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य के नाम, उस राज्य के क्षेत्र और उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इतना अधिकार है संसद के पास। अब देखते हैं कि प्रारंभ में कब, जब संविधान का निर्माण हुआ था, भारत आजाद हुआ था, तब 14 राज्य थे, संविधान लागू हुआ था तब, और 6 संघ शासित प्रदेश थे। उस समय भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 संघ शासित प्रदेश हैं। ये संघ शासित प्रदेश कौन है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। तो जब संविधान लागू हुआ तब 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, और आज 2023 में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज है। 9 यूनियन टेरिटरीज 6 से 3 बढ़ गई। कौन कौन सी 9 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? अभी मोदी जी ने ही किया था ये काम, बताएगा कोई? बोलो। 9 यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, ये 9 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी? एक बार फिर से देखते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, ये 9 संघ शासित प्रदेश। तो ये देखा हमने कि अनुच्छेद 3 में, आर्टिकल 3 में संसद को इतना अधिकार है कि वो एक या अधिक राज्यों के कुछ भाग को अलग कर या उनको मिला करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, और किसी भी राज्य के नाम, सीमा और उसके क्षेत्र में परिवर्तन की शक्ति का अधिकार किसको है? संसद को है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 3 के अनुसार। फिर आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में, अनुच्छेद 2, ये जो हमने देखा अभी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, और इसमें है कि पहली व चौथी अनुसूची। कल हम पिछली वीडियो हमने देखा था कि पहली व चौथी अनुसूची, वही कि भारत के संघ का क्षेत्र क्या है, राज्य क्षेत्र क्या है, और राज्यसभा की सीटों का आवंटन था चौथी अनुसूची में। इनमें अगर संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ये अनुच्छेद 4 कहता है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अगर संसद को नए राज्य को भारत में शामिल करना है, नए राज्य की स्थापना करनी है, तो साधारण बहुमत के द्वारा संसद ये कार्य कर सकती है। उसको आर्टिकल 368 के तहत जो प्रावधान है संवैधानिक संशोधन के, उनके तहत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अगर संसद को एक या अधिक राज्यों के कुछ भाग को अलग कर एक नए राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, उसका क्षेत्र परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो संसद संविधान संशोधन इसके साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अनुच्छेद 4 में है। आर्टिकल 4 ये बात कहता है। एक नोट लगा के मैंने आगे लिखा है कि संसद साधारण बहुमत के द्वारा
किसी बाहरी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है। साधारण बहुमत के द्वारा किसी बाहरी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है, परंतु भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। अब इसका मतलब क्या है? वैसे एक सुप्रीम कोर्ट की बात है ये कि साधारण बहुमत के द्वारा किसी बाहरी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन जब हमारे किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो साधारण बहुमत से नहीं होगा। उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अपनानी ही होगी। जैसे पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी बेरूबाड़ी वाद की। बेरूबाड़ी एक क्षेत्र था जिसको हमें पूर्वी पाकिस्तान को देना था 1960 में, तब ये नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना है तो फिर आपको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए 9वां संविधान संशोधन किया गया था 1960 में बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के लिए। कौन सा? 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के लिए। और ये बात जो है ये 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में कही थी। ये देख लिया भाई कि नए राज्यों के गठन संबंधी आयोग, जब ये सब हुआ, संविधान निर्माण हुआ, उस समय कुछ आंदोलन होने लगे कि 14 राज्य थे उस समय, प्रशासनिक दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि राजधानी कहाँ पे किसी राज्य की, और काफ़ी दूर थे एरिए। तब ये मांग उठने लगी कि अलग राज्य भी बनाओ, भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, कि एक राज्य में कई प्रकार की भाषाएं बोलने वाले राज्य होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए अलग राज्य बनाओ। कोई कौन सी भाषा बोलता है तो वो कहते हैं कि हमारे अलग राज्य बनाओ। तो सबसे पहले एस के धर आयोग बनाया गया था 1948 में, 1948 में एस के धर आयोग बनाया गया था, जिन्होंने ये कहा था कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने को अस्वीकार कर दिया था। एस के धर आयोग 1948 में इन्होंने कहा था कि प्रशासनिक आधार पर अगर आपको राज्यों का निर्माण करना है तो करें, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो इसका फिर से विरोध हुआ तो एक और समिति बनाएगी, जेवीपी समिति कहा जाता है, जेवीपी समिति। इस जेवीपी समिति में कौन था? जेवीपी समिति है जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ये भी 1948 में बनी थी। इन्होंने भी भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया था। इनका भी मानना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया ये कहते थे कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। फिर कुछ समय बीता और उसके बाद फिर से आंदोलन होने लगे, तो एक बार फिर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है, फजल अली आयोग। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। 1953 में बना था। इस फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, फजल अली और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार KM पन्नीकर। ये 3 लोग थे, फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। इन्होंने भाषाई आधार को स्वीकार किया था। पहले एस के धर आयोग ने कहा था कि प्रशासनिक आधार पर अगर आपको राज्य बनाने हैं तो बनाओ, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं बनाना है। उसके बाद जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भी भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन फजल अली आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरी बात को अस्वीकार किया था। क्या? कि एक भाषा एक राज्य को इन्होंने अस्वीकार किया था। वह क्या था कि एक भाषा, अगर किसी क्षेत्र में 2 भाषा बोली जा रही है तो क्या वहाँ 2 राज्य बनाए जाएंगे? नहीं। भाषाई आधार पर राज्य बना सकते हो, लेकिन हर एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं हो सकता। इन्होंने इसको अस्वीकार किया था। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, अब हमें याद रहता है कि इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य को स्वीकार किया था फजल अली आयोग ने। परीक्षा में यह आ जाता है कि एक भाषा एक राज्य को अस्वीकार किसने किया था? क्या फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य को अस्वीकार किया था या स्वीकार किया था? अस्वीकार किया था। तो भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया था?
भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य का आधार तब मिला था राज्य बनने का, इसके लिए काफ़ी आंदोलन हुआ था। और एक आंदोलनकर्ता थे पोट्टी श्री रामुलु, इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिन तक भूख हड़ताल की थी, तब जाके आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। उनके बलिदान का परिणाम था ये। और इसको फजल अली आयोग की बातों को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। फजल अली आयोग क्या ने कहा था कि भाषाई आधार को आप राज्य बना सकते हैं भाषाई आधार के ऊपर, इसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। एस के धर आयोग के बारे में पूछा जाता है, जेवीपी समिति के बारे में पूछा जाता है, फजल अली आयोग के सदस्यों के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से सदस्य थे फजल अली आयोग में। फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पन्नीकर। जेवीपी समिति में कौन कौन शामिल था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। किस आंदोलनकर्ता की भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? पोट्टी श्री रामुलु। तो ये सब आप याद रखो। ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत, ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाता है कि इनमें से कौन सा सही है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और ये आ जाता है कि संविधान में फेडरल शब्द का उल्लेख हुआ है या नहीं हुआ है, तो कहीं भी नहीं हुआ है। कल हम देखेंगे संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे संविधान का हम। तो तब तक के लिए आप पढ़ो इनको, पिछला जो हमने करवाया हुआ सिलेबस उसका रिवीजन करो। और पूरा पॉलिटी का सिलेबस होने वाला है आपका, यहाँ पे कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा, पूरी पॉलिटी करवाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद।